हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं CUET एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, राजा, किसान और नगर। बेसिकली इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राजा, किसान और नगर के बारे में आप जानने वाले हैं। आप सभी को पता है बच्चों, आपके CUET के एंट्रेंस टेस्ट 15 जुलाई से चालू होने वाले हैं और 15 जुलाई से ये CUET एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और इसी टेस्ट को देखते हुए हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये नई सीरीज है CUET 2022 एंट्रेंस एग्जाम। आपके लिए काफी ज्यादा MCQs क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम कम से कम 50 MCQs चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे, जिनके बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके के वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। CUET से रिलेटेड कई तरह की वीडियोस हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि हमें एक अच्छा फीडबैक मिले और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को अपलोड कर सके। आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ट्विटर हैंडल का, इंस्टाग्राम हैंडल का, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और देखते हैं वो कौन से MCQs हैं जो इस चैप्टर में हम आपके लिए लेकर आए हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य की रचना है, मैगस्थनीज की, हर्षवर्धन की या कालिदास की? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मैगस्थनीज की। मैगस्थनीज के द्वारा ही इंडिका पुस्तक को लिखा गया है, जिस पुस्तक में समस्त भारत के बारे में, उस समय के मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। फटाफट से चल लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो बच्चों अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है? खुदाई में मिले अवशेषों को, अभिलेख के अध्ययन को, पुरातत्व स्रोत को, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिलेख के अध्ययन को। अभिलेख के अध्ययन को हम अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा एक महिला संत थी, कराईकल ये भी एक महिला संत थी, अंडाल ये भी एक महिला संत थी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी की सभी महिला संत रही हैं अलग अलग धर्म संप्रदायों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जेम्स प्रिंसप ने किन लिपियों का अर्थ ढूंढ निकाला था? आखिर जेम्स प्रिंसप ने किन लिपियों की खोज की थी, किस लिपि के अर्थ को ढूंढा था? ब्राही और ग्रीक लिपि, खरोष्टी और पाली लिपि, ब्राही और खरोष्टी लिपि, या फिर ब्राही और संस्कृत लिपि? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राही और खरोष्टी लिपि। ये दो लिपियां थी जिसका अर्थ जेम्स प्रिंसप ने ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर है धर्म की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया? बच्चों ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ब्राही और खरोष्टी लिपि है यहाँ पर, और ये ब यहाँ पर मिसप्रिंट बाय मिस्टेक ऐड हो गया है। ब्राही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया? 1840 के दशक में, 1830 के दशक में, 1850 के दशक में, या फिर 1820 के दशक में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1840 के दशक में इसका अर्थ ढूंढ निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है
कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, या फिर समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? क्या उसकी तुलना हिटलर से की जाती है, क्या उसकी तुलना सिकंदर से, या फिर नेपोलियन से, या फिर स्टालिन से? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपोलियन से। नेपोलियन से जो है समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है, यहां तक कि उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था जिसने ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ ढूंढ निकाला? आखिर वो जेम्स प्रिंसेप व्यक्ति कौन था, क्या कार्य करता था? क्या वो एक चिकित्सक था, मानचित्रकार था, पुरातत्वविद था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एक अधिकारी था। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो आपका राइट हो सकता है। ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बच्चों ये आपको भी पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन रहा? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, या फिर बिंबिसार? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार डैश सबसे प्रसिद्ध शासक था? आखिर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौन सा शासक जो था वो सबसे ज्यादा क्या था, प्रसिद्ध था? तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य क्या प्रसिद्ध था, पृथ्वीराज चौहान था, अशोक था, या फिर हर्षवर्धन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक। अशोक जो था वो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे ज्यादा अधिक पॉपुलर राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी, तक्षशिला में हुई थी, उज्जैनी में हुई थी, या फिर श्रावणबेलगोला में हुई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रावणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राचीनतम अभिलेखों को किस भाषा में लिखा गया था? क्या वो पाली भाषा में लिखे थे, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत में, या फिर फारसी में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में इसके ग्रंथों को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? क्या वो बौद्ध धर्म को मानता था, जैन को मानता था, शैव को मानता था, या फिर वैष्णव धर्म को मानता था? बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का पालन करता था, जैन धर्म को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओलीगार्की से क्या अभिप्राय है? बच्चों ये एक फारसी शब्द है ओलीगार्की, और इसका मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन, समूह का शासन, या फिर निरंकुश शासन, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समूह का शासन। इसका मतलब है समूह का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? क्या वो राजा अशोक था, कुणाल था, संप्रति था, या बृहदत्त था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृहदत्त। बृहदत्त जो है वो मौर्य वंश का अंतिम राजा है, अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना कब शुरू की? आखिर ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना कब की? दूसरी शताब्दी ईसा में, या फिर तीसरी शताब्दी ईसा में, या फिर चौथी शताब्दी ईसा में, या फिर छठी शताब्दी ईसा में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छठी शताब्दी ईसा में इन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ था? बिहार में था, बंगाल में था, झारखंड में था, या फिर उड़ीसा में था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा को ही उस समय का कलिंग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक किस धर्म का पालन करता है?
बौद्ध धर्म का पालन करता है, जैन का पालन करता है, शैव का पालन करता है या फिर वैष्णव धर्म का पालन करता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। अशोक ने हमेशा से ही बौद्ध धर्म को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैगस्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? आखिर मैगस्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या वो सिकंदर का था, फिलिप का था, सेल्यूकस का था या डिमोट्रियस का था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूकस। सेल्यूकस का ये एक राजदूत था, उसके ही राजदूत के रूप में ये मगध पाटलिपुत्र आया था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में आखिर किया गया है? 10वें शिलालेख में किया गया है, 11वें शिलालेख में किया गया है, 12वें में किया गया है या फिर 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? क्या वो कौशल था, कुरु था, पांचाल था या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस समय का सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था और इनमें से कहीं भी मगध का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? आखिर मगध इतना शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि वहां अच्छी कृषि होती थी, क्योंकि वहां लोहे के भंडार थे, क्योंकि वहां हाथी की बहुतायात थी या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ये सारे कारण हो सकते हैं, ये सारे कारण हैं मगध के शक्तिशाली होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी? शुरू में मतलब जब मगध बना था तो उसकी राजधानी क्या थी? क्या उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, भागलपुर थी, अवंती थी या फिर राजगाह थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन डी, राजगाह। राजगाह जो है उसकी आरंभ की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? आखिर अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अशोक ने लिखी है, चंद्रगुप्त ने लिखी है या फिर चाणक्य ने लिखी है या फिर मैगस्थनीज ने लिखी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य। मैगस्थनीज जो है वो चाणक्य की पुस्तक है, और मैगस्थनीज कह रहा हूं, अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? आखिर कलिंग को किसने जीता था? चंद्रगुप्त ने जीता था, अशोक ने जीता था, बिंदुसार ने जीता था या फिर बिंबिसार ने इसे जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। कलिंग पर जीत प्राप्त करने का श्रेय जो है वो अशोक को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? आखिर कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ, 280 ईसा पूर्व में, 285 ईसा पूर्व में या फिर 290 ईसा पूर्व में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वर्णागिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आखिर स्वर्णागिरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? क्या इसका मतलब सोना होता है या सोने का पहाड़ होता है, चांदी का पहाड़ होता है या फिर तांबे का पहाड़ होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोने का पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे? मगध और तक्षशिला, स्वर्णागिरी और उज्जैनी, तक्षशिला और उज्जैनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला और उज्जैनी जो हैं वो इसके महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महामात अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? आखिर महामात अधिकारी किसने नियुक्त किए थे? चंद्रगुप्त ने नियुक्त किए, अशोक ने नियुक्त किए, बिंदुसार ने या फिर बिंबिसार ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन बी, अशोक ने।
अशोक के द्वारा महामत की नियुक्तियां की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामात अधिकारियों का कार्य क्या था? क्या कार्य था महामात अधिकारियों का? क्या इनका कार्य राजस्व इकट्ठा करना था, या फिर सेना की गुप्तचरी करना था, या फिर धर्म का प्रचार करना था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्म का प्रचार करना। बच्चों यह धम्म से मतलब है धर्म, और धर्म था उस समय बौद्ध धर्म, जो कि अशोक के समकालीन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? आखिर ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले भूभाग को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं, राजकीय भूभाग कह सकते हैं, अग्रहार कह सकते हैं, या फिर कृषि भूमि, या दान दी गई भूमि। तो बच्चों जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उस भूमि को कहा जाता था अग्रहार। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक मध्य एशियाई मूल के थे? आखिर कौन से शासक जो है वो मध्य एशिया से आए थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल, पांडे, शक, या फिर चेर? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक। शक शासक जो है वो मध्य एशियाई गणराज्यों से आए थे। कुषाण शासक जो है, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डैश की उपाधि धारण की थी। आखिर कुषाण शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? क्या वो अपने नाम के आगे सम्राट लगाते थे, देवतुल्य लगाते थे, देवपुत्र लगाते थे, या फिर स्वर्गपुत्र लगाते थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवपुत्र। उनके द्वारा अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त शासकों का इतिहास डैश की सहायता से लिखा गया है। आखिर गुप्त शासकों का जो इतिहास है वो किसकी सहायता से लिखा गया है? तो बच्चों क्या साहित्यों की सहायता से लिखा गया, सिक्कों की सहायता से, अभिलेखों की सहायता से, या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी सारी वीडियो हम आगे आने वाले टाइम में आपके चैनल पर, अपने इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो जमकर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए काम करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित की गई? नागा अर्जुन के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, या फिर अश्व घोष के द्वारा, या फिर हरिसेन के द्वारा? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई, रुद्रदामन ने कराई, अशोक ने कराई, या फिर बिंदुसार ने कराई? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, पाणिनि है, अश्वघोष है, या फिर हरिसेन है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रभावती गुप्त जो है किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त मौर्य की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, या फिर विक्रमादित्य की थी, या फिर हर्षवर्धन की थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रभावती गुप्त जो थी वो पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, यानी डैश है, विदेश यात्रा है, किसानों का संघ है, समुद्री यात्रा है, या फिर अधिकारियों का कर है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री यात्रा। पेरिप्लस का मतलब होता है समुद्री यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अशोक के अभिलेखों में से किस अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो क्या उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है? इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राही लिपि। ब्राही लिपि का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है अशोक के अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि मुद्रा शास्त्र क्या है। मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं और मुद्रा शास्त्र का क्या मतलब है। तो बच्चों मुद्रा शास्त्र का क्या मतलब है, सिक्कों का अध्ययन करना, धातु का अध्ययन करना, अभिलेख का अध्ययन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि कनिष्क कैसा शासक था। कनिष्क एक कुषाण शासक था, शक शासक था, चोल था, या फिर चेल था। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क एक कुषाण शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ। आखिर मौर्य साम्राज्य कब खत्म हो गया। तो 180 ईसा पूर्व में खत्म हुआ, 185 ईसा पूर्व में, या फिर 192 ईसा पूर्व में, या फिर 197 ईसा पूर्व में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथा किससे संबंधित है। आखिर जातक कथा के बारे में किसके बारे में लिखा हुआ है जातक कथाओं में। तो महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, गुरु नानक के बारे में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कौन थे। शक थे, कुषाण थे, गुप्त शासक थे, या फिर सातवाहन थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुषाण शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि कालिदास किसके समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे। अशोक के समकालीन, समुद्रगुप्त के समकालीन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन, या फिर कनिष्क के समकालीन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। आखिर प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की है। चंद्रगुप्त प्रथम की है, समुद्रगुप्त की है, या फिर इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की है, या फिर स्कंदगुप्त की है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के बारे में ही प्रयाग प्रशस्ति के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुम्हें भी पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 44 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ, 88 ईस्वी में हुआ, या फिर 98 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 78 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस कौटिल्य की रचना है, विशाखा दत्त की रचना है, मैगस्थनीज की रचना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त ने लिखी है, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों बस इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके लिए, हमारे लिए आपका काफ़ी अच्छा मोटिवेशन होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।